हेलो दोस्तों, वेलकम टू विनायक एजुकेशन। मेरा नाम है सौरभ और आज से हम शुरू करने वाले हैं प्रारंभिक परीक्षा 2026 के लिए हमारा कोर्स। इस कोर्स में आप देख पा रहे हो, ये जो पहली क्लास है इसमें हम प्राचीन ज्ञान परंपरा इस टॉपिक को कवर करेंगे। ये यूनिट 1 के तहत भारत के इतिहास के तहत इस टॉपिक को शामिल किया गया है। जैसा कि हमने देखा था सिलेबस चेंज हुआ है, तो प्राचीन ज्ञान परंपरा के साथ साथ यहाँ पर आपको कई संकल्पनाएं देखने को भी मिल जाएंगी। जैसे वैदिक साहित्य आपको देखने को मिलेगा, बोधिसत्व, तीर्थंकर, सभा समिति, ये सब इसमें देखने को मिलेगा। तो हम क्या करेंगे कि टॉपिक वाइज इसको कवर करेंगे। तो ये हमारा पहला लेक्चर है जिसमें अपडेट तथ्यों के साथ हम इसको अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पर हो जाता है प्राचीन ज्ञान परंपरा। प्राचीन ज्ञान क्या है? प्राचीन ज्ञान यदि बेसिक तौर पर देखा जाए तो प्राचीन काल से जो ज्ञान चला आ रहा है उसको कहते हैं प्राचीन ज्ञान परंपरा। कैसे? जैसे मान लो वैदिक साहित्य आपका हो गया, ठीक, वेद हो गया, फिर ब्राह्मण हो गया, आरण्यक हो गया, उपनिषद ग्रंथ हो गए, जो भारतीय दर्शन के सोर्सेस माने जाते हैं। तो ये जो हमारा ज्ञान चला आ रहा है क्रम से प्राचीन काल से, इसको ही बोला जाता है प्राचीन ज्ञान परंपरा। तो हमारा जो प्राचीन ज्ञान है कब से चला आ रहा है? वैदिक काल से, क्योंकि भारत में जो ज्ञान के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो वैदिक काल से ही प्राप्त होते हैं। क्योंकि सबसे प्राचीन ग्रंथ आप देखो तो आपको कौन से मिलते हैं? वैदिक ग्रंथ। इसके पहले क्या आपको ग्रंथ मिले? नहीं मिले। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की यदि बात करो आप, तो आद्य ऐतिहासिक काल का वह समय था। उस समय क्या था? उस समय लिखा तो गया लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, मतलब डॉक्टरी भाषा में लिखा गया था। अब होते हैं ना, डॉक्टर लिख देते हैं तो पर्ची पे केवल मेडिकल वाला ही समझ सकता है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में कोई मेडिकल वाला भी नहीं मिला उसको समझ पाए। तो वो आद्य ऐतिहासिक काल था। तो सर ऋग्वैदिक काल क्या था? ऋग्वैदिक काल को भी आद्य ऐतिहासिक काल में शामिल क्यों किया जाता है? तो बेटा ऋग्वैदिक काल में जो संस्कृत थी वह कौन सी संस्कृत थी? आज की संस्कृत नहीं थी। उस समय की संस्कृत थी, वैदिक संस्कृत मानी जाती थी, जिसको पढ़ना इतना सरल नहीं था, इसलिए ऋग्वैदिक काल को भी आद्य ऐतिहासिक काल में शामिल कर लिया। फिर भी वेदों को पढ़ा गया। तो भारत का प्राचीनतम पठनीय साहित्य यदि हम बात करें तो क्या कहलाते हैं? वैदिक साहित्य। तो भारतीय ज्ञान परंपरा के सबसे प्राचीनतम यदि सोर्स माने जाएं या फिर साधन माने जाएं तो वो क्या कहलाएंगे? वेद कहलाएंगे। तो प्राचीन ज्ञान परंपरा क्या है? प्राचीन काल से चली आ रही ज्ञान परंपरा। ठीक, ज्ञान परंपरा। अब प्राचीन काल से मतलब कब से? देखो ये वैदिक काल से मुख्यतः हम मान सकते हैं। वैदिक काल से भारत में क्या हुआ? इस साहित्यिक ज्ञान का प्रसार हुआ, क्योंकि इस समय हमें साहित्यिक ग्रंथ मिलने लगे थे। कब? वैदिक काल में। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। इसके सोर्सेस देख लो, प्राचीन ज्ञान परंपरा के सोर्स क्या हैं? सबसे प्राचीन सोर्स तो हम देखते हैं वेद हो जाएंगे, इसके अलावा उपनिषद हो जाएंगे। अब उपनिषद याद रखना, भारतीय दर्शन के सबसे प्रमाणिक स्रोत माने गए हैं। भारतीय दर्शन के सबसे प्रमाणिक स्रोत क्या माना गया है? उपनिषद को भारतीय दर्शन का सबसे प्रमाणिक स्रोत माना गया है और भारतीय ज्ञान परंपरा का सार है। तो आपसे पूछा जाएगा भारतीय ज्ञान परंपरा का सार किसको माना जाता है, तो आप वहां पर वेद नहीं लगाओगे, वहां पर आप लगाओगे क्या? उपनिषद। उपनिषद भारतीय ज्ञान परंपरा का सार माना जाता है उपनिषद को। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब देखो इसके बाद क्या होता है कि लौकिक और अलौकिक साहित्य भी ज्ञान परंपरा के स्रोत हो सकते हैं। जैसे मान लो कालिदास का नाटक हो गया, कालिदास का नाटक कोई भी एक, जिससे हमें ज्ञान परंपरा की जानकारी मिले। कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी एक ज्ञान परंपरा का सोर्स है। तो ये क्या है? ये सोर्सेस कहलाते हैं, ये बात याद रखना। ठीक, एक हम कथन पढ़ते हैं, ज्ञान मनुष्य का
तीसरा नेत्र है, तीसरा नेत्र है। तो आपके केवल दो नेत्र ही दिखाई देते हैं जो ठीक सबके हैं, उनको रत्न भी कहा जाता है, मेरे दो अनमोल रत्न। तो दो नेत्र हैं हर इंसान के, लेकिन ज्ञान को मनुष्य का तीसरा नेत्र माना गया है। सर यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्यों है बेटा? इंपॉर्टेंट ये है कि ये वाला कथन किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है सुभाषित रत्न, सुभाषित रत्न संदेह नामक ग्रंथ में। ये याद कर लो, ठीक। ज्ञान मनुष्य का तीसरा नेत्र है, यह किस ग्रंथ में कहा गया है? सुभाषित रत्न संदेह नामक ग्रंथ में यह कहा गया है। रत्न मतलब होती हैं आंखें, ऐसे आपको याद रखना है। ज्ञान मनुष्य का तीसरा नेत्र या रत्न है, उस पुस्तक का नाम है सुभाषित रत्न संदेह। तो ये आपको याद रखना है। चलिए, शिक्षा के प्रकार। अब देखो, यदि हम बात करें प्राचीन काल में, प्राचीन ज्ञान परंपरा के तहत शिक्षा के प्रकार, तो बात कर रहे हैं वैदिक काल की और उसके उसी के समकालीन समय की। तो शिक्षा के प्रकार, तो शिक्षा उस समय केवल दो टाइप की होती थी। आज के समय में देखो प्राइमरी एजुकेशन, फिर उसके बाद माध्यमिक शिक्षा है, फिर उच्च शिक्षा है, हायर एजुकेशन है, फिर तकनीकी शिक्षा है। तो इस प्रकार शिक्षा अभी बटी हुई है। उस समय क्या होता था? शिक्षा के दो पहलू थे। एक तो थी प्रारंभिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, और दूसरी होती थी उस समय उच्च शिक्षा। दो टाइप की शिक्षा उस समय होती थी, प्रारंभिक शिक्षा और कौन सी शिक्षा? प्रारंभिक शिक्षा मान लो, और दूसरी होती थी उच्च शिक्षा। अब प्रारंभिक शिक्षा जो बालकों को दी जाती थी वह कहाँ दी जाती थी? घर में। घर में परिवार द्वारा, परिवार द्वारा जो शिक्षा प्रदान की जाती थी उसको कहा जाता था प्रारंभिक शिक्षा। क्लियर है? ये वाली शिक्षा है, इसके लिए एक संस्कार हुआ करता था, विद्यारंभ संस्कार। अब ये विद्यारंभ संस्कार में क्या होता है कि बढ़िया पूजा पाठ का आयोजन किया जाता है, गुरुजी को बुलाया जाता है। गुरुजी घर में क्या करते हैं? पूजा आरती करते हैं, सरस्वती मैया की पूजा होती है, विनायक गणेश जी की पूजा होती है, उनके पूरे परिवार को पूजा जाता है। और यहाँ पर बालक को पहली बार अक्षर का ज्ञान कराया जाता है, अक्षर का ज्ञान। ठीक, ये घर में ही होता है। एक लिखने वाली जो पट्टी आती है ना, तख्ती भी बोलते हैं, उस पर लिखाया जाता है, बालक को जो भी वो लिख दे। तो ये वाला संस्कार कहलाता है विद्यारंभ संस्कार, जो प्रारंभिक शिक्षा के लिए घर में संपन्न होता है। दूसरा होता है उच्च शिक्षा। अब देखो, प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, दो शिक्षा यहाँ पर मिलती हैं। ये घर पे प्रदान कर दी। उच्च शिक्षा कहाँ पर मिलेगी? उच्च शिक्षा मिलेगी गुरुकुल, गुरुकुल हो गया, मठ हो गया, या फिर आश्रम। तो इसमें क्या होता था भाई? इसमें क्या होता था? इसमें उपनयन संस्कार के द्वारा इसका प्रारंभ होता था। उपनयन संस्कार से, उपनयन संस्कार से इसका प्रारंभ होता था। उपनयन मतलब होता है गुरु के समीप, गुरु के समीप। तो इस संस्कार के तहत बालक को, ठीक, उपनयन संस्कार के तहत बालक को गुरु के आश्रम भेज दिया जाता था, जहां रहकर वो क्या करता था? शिक्षा प्राप्त करता था। तो ये कहलाती है उच्च शिक्षा, जो गुरुकुल, आश्रम और मठों में प्रदान की जाती थी। इस समय, ठीक, बालक को याद रखना, जनेऊ धारण करा दिया जाता था। जनेऊ धारण करके उसको ब्रह्मचारी बना दिया जाता था। तो जो पहला आश्रम रहता है ना, ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके दौरान जो बालक है वह गुरु के समीप रहकर उच्च शिक्षा ग्रहण करता था। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। आई थिंक ठीक प्राथमिक शिक्षा समझ गए, उच्च शिक्षा समझ गए, दोनों के संस्कार हमने यहाँ पर पढ़ लिए। चलो, गुरुकुल प्रणाली। गुरुकुल प्रणाली मतलब कि गुरु का घर, जहां पर रहकर क्या करना है? शिक्षा प्राप्त करना है। तो गुरुकुल प्रणाली प्राचीन काल में प्रचलित थी, याद रखना। अब देखो, यहाँ पर भी था एडमिशन होना है, तो आयु बहुत इंपॉर्टेंट थी। आज भी रहता है ना, एडमिशन के लिए आयु, प्रवेश के लिए आयु रहती है उस समय। तो आयु के लिए एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, 8 से लेकर 12 वर्ष के बीच में आपको प्रवेश मिलता था, 12 वर्ष के बीच प्रवेश मिलता था। और प्रवेश की आयु 8, 11 और 12। अब इसका क्या मतलब है सर? तो याद रखना यहाँ पर कि
ब्राह्मणों को 8 वर्ष की उम्र में प्रवेश मिलता था, क्षत्रिय को 11 वर्ष की उम्र में प्रवेश मिलता था और वैश्य को 12 वर्ष की उम्र में प्रवेश मिलता था। कहाँ पर? गुरुकुल में। तो सर शूद्रों का क्या होता था? शूद्रों को भाई इस समय शिक्षा नहीं मिलती थी, शिक्षा नहीं मिलती थी। किसको? शूद्रों को। तो यहाँ पर याद रखना, शूद्रों के अलावा ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को यहाँ पर एडमिशन मिलता था 8 वर्ष, 11 वर्ष और 12 वर्ष की आयु में। तो आपको याद रखना, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इस समय शिक्षा प्राप्त करते थे। अब शिक्षा की यदि अवधि की बात करो, शिक्षा की अवधि, शिक्षा की अवधि क्या होती थी? तो शिक्षा की अवधि होती थी 12 वर्ष। ठीक, कैसे 12 वर्ष? जैसे मान लो कि मैंने किसी गुरुकुल में एडमिशन ले लिया, अब मुझको एक वेद का अध्ययन करना है, तो एक वेद का अध्ययन करने के लिए अवधि थी 12 वर्ष। मैंने एक वेद का अध्ययन किया, 12 वर्ष की अवधि तक किया, फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे दूसरे वेद का भी अध्ययन करना है, तो फिर मुझे 12 वर्ष अध्ययन करना पड़ेगा। मतलब आपको एक वेद का अध्ययन करने में 12 वर्ष लगते थे। इस प्रकार से आपको 4 वेदों का अध्ययन करने में 48 वर्ष लग जाते थे। तो ये जो 12 वर्ष हैं, एक वेद का अध्ययन, एक वेद का अध्ययन या फिर स्टडी करने के लिए आपको कितने? 12 वर्ष का समय लग जाता था। अभी भी देखो, स्कूली शिक्षा आपकी 12 वर्ष में पूरी होती है, लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा उल्टा हो जाता था। मान लो 12, 24, 36 और 48, जो 12 वर्ष अध्ययन करता था, केवल एक वेद का अध्ययन करता था, उसको बोलते थे स्नातक, मतलब कि ग्रेजुएट। क्लियर हो गया ना? 12 वर्ष के आपने एक वेद का अध्ययन किया तो आप स्नातक हो। 24 वर्ष यानी कि आपने 2 वेदों का अध्ययन कर लिया, तो आपका नाम फिर वहां पर लिया जाएगा बसु, बसु कहा जाएगा। 3 वेदों का अध्ययन किया आपने, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिये 36, मतलब आपको कहा जाएगा रुद्र। और यदि आपने चारों वेदों का अध्ययन कर लिया, आप 48 वर्ष की आयु तक केवल पढ़ते ही रहे, तो आप कहलाओगे फिर आदित्य। क्या कहलाओगे? आदित्य। तो ये क्या है? ये अवधि का कॉन्सेप्ट है, या फिर ये क्या है? टाइम बाउंडेशन या लिमिटेशन है वहां पर। ठीक, वैदिक पीरियड में जब आप वेदों का क्या करते हो? अध्ययन करते हो। तो यहाँ पर भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक, 8, 11, 12 ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की ये शिक्षा में एडमिशन की आयु थी। यहाँ पर शूद्रों को एडमिशन नहीं दिया जाता था। फिर अध्ययन की आयु देख लो, 12, 24, 36, 48, और ये यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं कि आपको किस नाम से कब जाना जाएगा। संस्कार, 16 संस्कारों के बारे में हमने पढ़ा है, सबने पढ़ा है। 16 संस्कार होते हैं। 16 संस्कार में से कुछ संस्कार होते हैं जो शिक्षा से संबंधित होते हैं। तो शिक्षा संबंधी संस्कारों में अभी हमने सबसे पहले देखा था कौन सा संस्कार? विद्यारंभ संस्कार। विद्यारंभ मतलब कि इसमें नाम से ही स्पष्ट होता है विद्या का आरंभ करना। और ये वाला संस्कार घर पे होता है, जिसमें बालक को अक्षर का ज्ञान कराया जाता है। ठीक, गुरुजी आते हैं बढ़िया और अक्षर लिखना सिखा देते हैं, तो विद्यारंभ संस्कार है। दूसरा कौन सा कहलाता है? उपनयन संस्कार। अब देखो, इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि इससे बहुत डीप एक क्वेश्चन पूछा गया था। उपनयन मतलब कि गुरु के समीप ले जाना, इसका शाब्दिक अर्थ होता है। तो इसमें बालक क्या करता है कि बालक को गुरु के आश्रम भेज दिया जाता है। भगवान श्री राम गए थे, लक्ष्मण गए थे, ये लोग भी गए थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो गुरु के समीप भेज दिया जाता है, वहां रहकर गुरुकुल में क्या करते हैं? शिक्षा ग्रहण करते हैं। अब इसका क्या है? उल्लेख मिलता है बौधायन धर्मसूत्र में, याद रखना, बौधायन धर्मसूत्र में इसका उल्लेख मिलता है। तो ये जो बात है बौधायन धर्मसूत्र के अनुसार बताई जा रही है कि उपनयन संस्कार में, ठीक है, याद रखना, सबके लिए अलग अलग मंत्र और आयु होती है। जैसे देखो, हमने देखा था ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। शूद्र यहां पर नहीं है क्योंकि उनको स्थान नहीं मिला है। हमने देखा था एडमिशन या प्रवेश की आयु। देखो, प्रवेश की आयु क्या थी?
8 वर्ष, 11 वर्ष और 12 वर्ष। इन आयु में क्या होता था, इन लोगों को प्रवेश मिलता था। इसके अलावा इनकी ऋतुएं भी फिक्स थीं कि कौन किस ऋतु में प्रवेश करेगा। जैसे ब्राह्मण जो है, ठीक, वो बसंत ऋतु में प्रवेश करेगा स्कूल में या आश्रम में। बसंत ऋतु में ब्राह्मण, ग्रीष्म ऋतु में क्षत्रिय और शरद ऋतु में वैश्य का उपनयन संस्कार किया जाएगा। तो ये क्या है, ऋतुएं हैं। इसके अलावा मंत्र कौन सा बोला जाएगा या पढ़ा जाएगा, एमपीपीएससी में ये प्रश्न आया था। तो ये आप याद रखना है कि ब्राह्मण के लिए गायत्री मंत्र, जब ब्राह्मण का उपनयन संस्कार होता है तो गायत्री मंत्र, जब क्षत्रिय का होता है तो त्रिष्टुप मंत्र, और जब किसका, वैश्य का होता है तो जगती जो मंत्र होता है उसका उच्चारण किया जाता है। तो ये याद रखना है, उपनयन संस्कार के दौरान किए जाने वाले क्या है, याद रखे जाने वाले टर्म्स हैं कि प्रवेश की आयु 8, 11 और 12 वर्ष होनी चाहिए। ठीक, ब्राह्मण बसंत ऋतु में, क्षत्रिय ठीक ग्रीष्म ऋतु में और वैश्य शरद ऋतु में प्रवेश करेगा। मंत्र गायत्री मंत्र ब्राह्मण के लिए, त्रिष्टुप मंत्र क्षत्रिय के लिए और जगती मंत्र वैश्य के लिए उपयोग किया जाएगा। तो यह ठीक। इसके अलावा एक संस्कार लास्ट में होता है, समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार याद रखना, यह होता है 25 वर्ष की आयु में, मतलब यहाँ से बालक का ब्रह्मचर्य समाप्त हो जाता है और उसका गृहस्थ आश्रम में प्रवेश हो जाता है और बालक शिक्षा पूरी करके कहाँ चला जाता है, अपने घर चला जाता है और ब्रह्मचर्य का त्याग कर लेता है और यहाँ से उसका विवाह वगैरह कर दिया जाता है। तो ये क्या है, संस्कार है प्रमुख जो उस समय उपयोग में लाए जाते थे। शिक्षा की विधि और पाठ्यक्रम। देखो, शिक्षा की विधि उस समय क्या थी, उस समय ऐसा डिजिटल बोर्ड हुआ नहीं करता था, सोशल मीडिया का जमाना था नहीं उस समय, ठीक, प्रोजेक्टर भी नहीं थे। तो शिक्षा की विधि क्या थी, शिक्षा की विधि थी मौखिक। कैसे, गुरुजी पढ़ाएंगे, गुरुजी ने कुछ बोला, मंत्र बोला, बच्चे क्या करेंगे, उसको चिंतन मनन स्वाध्याय करके उसको क्या करेंगे, दोहराएंगे। तो उस समय शिक्षा की जो विधि हुआ करती थी वह मौखिक हुआ करती थी, मौखिक विधि। शिक्षा की विधि क्या थी, शिक्षा की विधि थी उस समय, याद रखना, मौखिक विधि उस समय शिक्षा की हुआ करती थी। इसके अंग हुआ करते थे, ठीक, चिंतन मनन, श्रवण, स्वाध्याय और पुनरावृत्ति। तो ये उस समय क्या था, शिक्षा के प्रमुख अंग हुआ करते थे। क्योंकि गुरुजी ने कुछ बोल दिया, भाई साहब चुपचाप बैठे हैं, मौंगा मसान से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो मतलब क्या करना है, गुरुजी ने बोला, आपको दोहराना है, दोहराने के साथ साथ आपको याद भी होना चाहिए। क्योंकि याद नहीं है तो क्या मतलब, किसी ने कुछ बोला, अपन ने भी बोल दिया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और याद हुआ नहीं कि 2 दूनी 4 होते हैं। तो इसलिए याद रखना है कि ये यहाँ पर अंग हुआ करते थे। आपसे पूछ सकता है कौन सा अंग नहीं था या फिर कौन सा अंग यहाँ पर हुआ करता था। अब बात करते हैं पाठ्यक्रम या फिर किसकी, सिलेबस की। जो सिलेबस हम पढ़ते हैं, जैसे प्राचीन ज्ञान परंपरा सिलेबस का भाग है वैसे ही। तो यदि हम बात करें पाठ्यक्रम की, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो पता चलेगा उस समय पाठ्यक्रम क्या हुआ करता था। वेद, वेदांग, कितने वेद थे, 4। वेदांग कितने थे, 6 वेदांग थे। क्लियर है, 4 वेद, 6 वेदांग, इसके अलावा 14 विधाएं, 14 विधाएं, ठीक, 18 शिल्प और 64 कलाएं। ये उस समय क्या थे, पाठ्यक्रम के अंग थे, इनकी शिक्षा उस समय दी जाती थी। तो ये क्या था एक्चुअल में, यदि इसको देखा जाए तो ये क्या था, सिलेबस हुआ करता था ये। तो इस सिलेबस को पढ़ना उस समय इंपॉर्टेंट था। लोग चुन लेते थे अपने हिसाब से, 4 वेदों में किसको पढ़ना है, कौन सा वेद पढ़ना है, ठीक, वेदांग पढ़ने हैं। तो ये यहाँ पर चलते थे। 6 वेदांग हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त और छंद। तो ये 6 वेद हैं, वेदांग हैं सॉरी, इनको याद रखेंगे हम, ठीक। विद्या के प्रकार। इस समय विद्या के 2 टाइप होते थे। एक तो होता था पराविद्या और दूसरी होती थी अपरा विद्या। अब याद रखना, एक उपनिषद है मुंडको उपनिषद,
मुंडको उपनिषद में शौनक ऋषि ने कहा है, ठीक, किससे? अंगिरस ऋषि से। अंगिरस ऋषि से शौनक ऋषि कहते हैं कि केवल दो विद्याएं जानने योग्य हैं, दो विद्याएं जानने योग्य हैं, जिनमें से पहली है पराविद्या, दूसरी है अपराविद्या। तो ये दो टाइप की विद्याएं हैं जो जानने योग्य हैं। याद रखना है, परा मतलब होता है परलोक या फिर स्वर्ग के बारे में, परलोक या फिर स्वर्ग के बारे में, जबकि अपरा विद्या कहलाती है व्यवहारिक शिक्षा, जो इसी लोक के बारे में होती है। अब जो परलोक या स्वर्ग वाली विद्या है, इसमें हम मोक्ष, मुक्ति, ज्ञान, मोक्ष, मुक्ति, ठीक, भक्ति, ज्ञान के माध्यम से इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कहलाती है परलौकिक या फिर परा विद्या। दूसरी है अपरा विद्या, जो व्यवहारिक विद्या है। इसको हम वेद हो गए, आपके वेदांग, उपनिषद, इनके द्वारा जान सकते हैं। अब इसमें पूरी तरह से, जैसे मान लो दर्शन, भारतीय दर्शन हो गया, इसको यहाँ पर जान सकते हैं। सामाजिक, आर्थिक, जो भी चीजें हमें देखने को मिलती है ना, सब अपरा विद्या में आती हैं। तो परा विद्या समझ गए, स्वर्ग के बारे में, उस लोक के बारे में, जबकि अपरा विद्या, ठीक, स्वर्ग और इस लोक, दोनों लोकों के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये अपरा विद्या जो है ये निम्न विद्या है, जबकि परा विद्या यह है, ठीक, श्रेष्ठ विद्या है। याद रखना, ठीक। तो ये क्या है, उस समय की दो प्रकार की विद्या हो गई। अब बात करते हैं प्राचीन ज्ञान परंपरा में उस समय शिक्षा के स्थल। तो हम सबसे पहले बात करेंगे जैसे तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? सिंधु और झेलम नदियों के बीच है। तक्षशिला, याद रखना, सिंधु और झेलम के बीच में है। तक्ष में छा भी आता है और सा भी आता है। यहाँ याद रखना, छा से याद रखना झेलम को आप ऐसे याद रखोगे, और सा से याद रखना सिंधु। तो तक्षशिला जो है आपका सिंधु और झेलम के बीच स्थित है। इसको विद्या की रानी और राजकुमारों का कॉलेज कहा जाता है। तक्षशिला में किसने अध्ययन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य क्या बना? राजा बना। याद रखना, राजकुमारों का कॉलेज कहलाता है तक्षशिला। और विद्या की रानी, अब विद्या की रानी इसलिए मान लो क्योंकि कौटिल्य जो अर्थशास्त्र के प्रणेता है वहां पर क्या हुए? तो मास्टर हुए। इसके अलावा वहां पर स्टूडेंट भी रहे। तो विद्या की रानी और राजकुमारों का कॉलेज, तो यहाँ पर राजकुमार भी आ गए और रानी भी आ गई। तो दोनों कहाँ? तक्षशिला में। तो विद्या की रानी और राजकुमार का कॉलेज तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो भारत का सबसे प्राचीनतम यूनिवर्सिटी माना जाता है। भारत की सबसे प्राचीनतम यूनिवर्सिटी या फिर विश्वविद्यालय कौन सा है? तक्षशिला है। इस विश्वविद्यालय के द्वारा केवल द्विज, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को ही क्या दिया जाता था? शिक्षा दी जाती थी। केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को ही तक्षशिला में शिक्षा दी जाती थी, ये आपको याद रखना है। और यहाँ मुख्यतः चिकित्सा शास्त्र विषय की शिक्षा दी जाती थी, मतलब मेडिकल साइंस यहाँ पर कंपलसरी हुआ करता था, जिसकी शिक्षा दी ही जाएगी। तो मैंने यहाँ का सब्जेक्ट क्या था? चिकित्सा शास्त्र या फिर मेडिकल साइंस यहाँ का, या फिर ठीक इसको बोल सकते हैं, यहाँ का मुख्य विषय हुआ करता था तक्षशिला का। कौटिल्य, चरक, पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा यहाँ के प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं। तो ये लोग कहाँ पढ़े हुए हैं? याद रखना, तक्षशिला में। तो आपसे पूछा जाएगा किसने तक्षशिला से शिक्षा ग्रहण की है, किसने नहीं की है? तो याद रखना, कौटिल्य, चरक और यहाँ पर पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा, ये यहाँ के प्रमुख स्टूडेंट हुआ करते थे। दूसरा यूनिवर्सिटी है नालंदा विश्वविद्यालय। अन्य नाम इसका महायान का ऑक्सफोर्ड और काशी का प्रतिद्वंदी। महायान, याद रखना, बौद्ध धर्म की एक शाखा है। तो महायान का प्रतिद्वंदी कहलाता था, ठीक। महायान का ऑक्सफोर्ड कहलाता था। इसमें महायान शाखा की शिक्षा दी जाती थी। साथ में काशी का प्रतिद्वंदी कहलाता था। उस समय काशी विश्वविद्यालय एक बहुत फेमस विश्वविद्यालय था। उसके ठीक अपोनेंट में या फिर प्रतिद्वंदी के रूप में नालंदा विश्वविद्यालय उस समय स्थापित हुआ था। इसकी स्थिति राजगृह के आधुनिक बड़गांव में मानी जाती है। तो कहाँ स्थित है? राजगृह में यह स्थित था, नालंदा। इसकी स्थापना शक्रादित्य या फिर कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। किसने की थी?
कुमारगुप्त प्रथम ने इसकी स्थापना की थी। कुमारगुप्त गुप्त वंश का एक शासक था जिसको शक्रादित्य भी कहा गया है। तो ये आपको याद रखना है, नालंदा की स्थापना शक्रादित्य या फिर कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। कुलपति, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबको याद रहता है। हीन सांग के समय यहाँ पर सीलभद्र कुलपति हुआ करते थे। लगभग सबको याद है और याद कर लेते हैं, लेकिन याद रखना इत सिंह के समय यहाँ के कुलपति राहुल मित्र हुआ करते थे। इत सिंह के समय कौन था यहाँ का? नालंदा का कुलपति राहुल मित्र इत सिंह के समय यहाँ का कुलपति था। तो ये आपको फैक्ट याद रखना है, भूलना नहीं है। दो प्रमुख विद्वान हैं जैसे दिग्नांग, गुणमती और स्थिरमती। दिग्नांग को तर्कशास्त्र का प्रणेता कहा जाता है, तर्कशास्त्र का प्रणेता कहा जाता है दिग्नांग को, याद रखना। इसके अलावा गुणमती और स्थिरमती भी यहाँ के दो प्रमुख विद्वान थे जो यहाँ पर पढ़ाने का काम करते थे। नालंदा से बाहरी देशों को गए विद्वान, उस समय ये महायान का केंद्र था, याद रखना। महायान का ऑक्सफोर्ड मतलब ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा का प्रसार करते थे। तो यहाँ से कुछ लोग बाहर गए थे, विदेश गए थे, जैसे 8वीं शताब्दी में चंद्रोगिमनी, शांति रक्षित एवं कश्मीर के पद्म संभव कहाँ गए थे? तिब्बत गए थे। तो चंद्रोगिम्न, शांति रक्षित और पद्म संभव ये तिब्बत गए थे। तो ये प्रश्न अभी एमपीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया है, याद रखना। तो ये प्रश्न एमपीपीएससी में भी रिपीट हो सकता है। नालंदा से देखो, हर्ष ने 100 गांव की आय नालंदा के खर्च हेतु दान दी थी। उस समय नालंदा के लिए हर्ष ने 100 गांव दान किए थे। नालंदा महायान शिक्षा का केंद्र था। नालंदा में पाली भाषा का अध्ययन अनिवार्य था। वैसे भी बौद्ध धर्म जो है मुख्यतः पाली भाषा में है, बौद्ध साहित्य, तो पाली भाषा का अध्ययन करना यहाँ पर अनिवार्य था, क्योंकि आप पाली भाषा में ही बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को यहाँ पर समझ सकते थे। बल्लाभी कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। यहाँ की खास बात ये थी कि बल्लाभी हीनयान का केंद्र था, बौद्ध धर्म की हीनयान को मानता था। ठीक, नालंदा महायान का था, बल्लाभी हीनयान का केंद्र था। और यहाँ की विशेषता एक सबसे बड़ी यह थी कि यहाँ के जो विद्यार्थी हैं प्रशासनिक सेवाओं में सबसे ज़्यादा चयनित होते थे या फिर नियुक्त किए जाते थे। मतलब सबसे ज़्यादा IAS वगैरह जो सेवा है उसमें बल्लाभी के छात्र ही शामिल होते थे और पास होते थे। विक्रमशिला कोसी एवं गंगा के संगम पर स्थित होने के कारण इसे शिला संगम कहा जाता है, याद रखना। ठीक, विक्रमशिला को शिला संगम भी कहा जाता है। स्थिति बिहार में है। संस्थापक इसका पाल वंश का ठीक शासक धर्मपाल माना जाता है। पाल वंश कहाँ था? बंगाल में। पाल वंश कहाँ हुआ करता था? पाल वंश हुआ करता था बंगाल में। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था और इसी का एक शासक था पाल वंश का धर्मपाल, ठीक, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। संभवतः गोपाल कौन? ये पाल वंश का संस्थापक था। पाल वंश का आदंतपुरी बिहार स्थापित कराया था शिक्षा के लिए। रामपाल ने जगदल में महाविहार की स्थापना की थी। जगदल विश्वविद्यालय तंत्रयान का शिक्षा का केंद्र था। ठीक, ये तंत्रयान जो है यह भी बौद्ध धर्म की एक शाखा है, याद रखना। तो आपसे पूछा जाएगा तंत्रयान शिक्षा का केंद्र कौन था? जगदल था, जिसकी स्थापना रामपाल ने की थी। अथर्ववेद में उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति का वर्णन मिलता है। तो आपसे पूछा जाएगा उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति का वर्णन, तो आप बताओगे अथर्ववेद में। इसके अलावा शिक्षा का प्राचीनतम यदि ग्रंथ देखा जाए वैदिक शिक्षा का, तो उसको प्रतिशाख्य कहा जाता है। वैदिक शिक्षा का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ प्रतिशाख्य कहलाता है। क्लियर है ये चीज? चलिए